वेरी गुड मॉर्निंग। बाप रे, क्या बात है, आज से सब लोग आ गए तुम लोग? हाँ, ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? कभी सब लोग आ जाते हो, कभी सब फुर्सत में रहते हो। वेलकम बैक। मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर कुछ समस्याएं आती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स। पहले नाम याद नहीं होते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड चीज़, टाइटल्स पूछे जाते हैं, टाइटल्स का इंपॉर्टेंस होता है। थर्ड थिंग, वो वाली इंपॉर्टेंट बैटल्स होती हैं जो कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज लेकर आती हैं। देन लिटरेचर के ऊपर सवाल आते हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर के ऊपर सवाल आते हैं, ये मेजर काम है। तो जब आप डायनास्टीज़ करने की शुरुआत करें, एक सिंपल तरीका है, दो तरीके बता रहा हूँ मैं, आप वर्टिकल भी जा सकते हो और हॉरिजॉन्टल भी आ सकते हो, यू मे गो एनीवेयर। सबसे पहले डायनास्टीज़ याद करिए। अब डायनास्टीज़ का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपने डाला है स्लेव। ओके, नाउ स्लेव, चाहे तो आप इधर लेके चलें, चाहे आप ऐसे लेके चलें। स्लेव के बाद आपके आ जाएंगे खिलजीज, खिलजी, वेर एवर यू वॉन्ट यू मे पुट अप। खिलजीज के बाद तुगलक्स, तुगलक्स, एनी हाउ जैसा आप चाहें वैसा कर लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तुगलक, सैयद्स। सबसे पहले ये चीज़ तुमको याद होना चाहिए कि क्या ऑर्डर है। लोदीज, लोदीज, एंड देन विल कम मुगल, दैट इज बाबर एंड हुमायूं, देन सूरीज, अकबर, एंड मुगल्स अगेन, मुगल्स, लोदीज, मुगल्स, बाबर, हुमायूं, सूरी, मुगल्स, अकबर टू बहादुर शाह जफ़र। वाई आई एम सेइंग दिस, एक सवाल ये लोग पूछते हैं आपसे, डायनास्टी का टाइम पीरियड कितना रहा है। ये सवाल आ चुका है और मेरी क्लास में लोगों ने बहुत गलतियां करी थी उसमें, इवन क्योंकि हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि सबसे कम समय किसका रहा। सो खिलजीज उसका आंसर था, और बहुत सारे लोग उसके अंदर लोदी और सैयद लगा के आए थे। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। सो अब आप यहाँ पे इनमें टाइटल डालना चालू कर देंगे। स्लेव डायनास्टी है 1206, वही इसको क्या होगा, स्लेव्स 1206 से चालू कर दूँ। सबसे पहले टाइम पीरियड डालो सबके, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ये लिखना है कितने साल तक। कर दिया आपने? जब आप ये कर दोगे, ये फर्स्ट स्टेज है, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें, वन एंड द सेम थिंग। देन सेकंड है कि आप उसको ओपन करेंगे, स्लेव्स हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर चालू करेंगे लास्ट बंदे तक। अब आप नाम पहले लिखिएगा, नाम लिखने के बाद फिर उसके आगे टाइटल डालिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल यहाँ लिख देंगे आप, इससे आपका टाइटल वाला और रियल नेम वाला जो सवाल होता है वो कवर हो जाएगा, जो अक्सर पूछा जाता है, जो पूछा जा रहा है हमें उसके ऊपर फोकस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन इसके बाद ये सबका करना है आपको, दिस इज ये पहला ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। देन कम टू द थर्ड ऑर्डर। अब इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का आर्ट एंड कल्चर के ऊपर जाइए। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर इसने क्या बनाया भैया? डायदमी झोपड़ा बनाया, एक मस्जिद बनाई, एक कुतुब मीनार बनाई। फिर इसके पास दो ऑथर्स थे, आदम किस्सा, दैट्स इट। इसके बाद में ये सबका करिए, सबका करिए। इसके बाद वाले ऑर्डर के अंदर आप आइए और उसके अंदर लिखिए वॉर्स एंड बैटल्स, सिग्निफिकेंट, ओनली सिग्निफिकेंट। वाई वॉर्स एंड बैटल? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वॉर्स एंड बैटल हैं वो अक्सर आपको याद रहती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगली जो आती है, दैट इज़ द क्वेश्चन। मैंने पहले भी समझाया है आपको, डायनास्टीज जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी हिस्ट्री की और आपसे कहा था इसका काम चालू कर दीजिए, दैट इज फाउंडर्स पे सवाल। तो स्लेव का जो पहला बंदा आप लिखोगे ये इसका फाउंडर बनेगा। यहां से जो ट्रांजिशन आएगा ना, स्लेव का लास्ट और खिलजी का फर्स्ट, इसी तरह से खिलजी का लास्ट और तुगलक्स का फर्स्ट, इसी तरह से तुगलक्स का लास्ट, बीच में यहां पर एक बंदा और मिलेगा आपको, वन पर्सन इज मोर देयर, जो लोदी से पहले आएगा, ठीक है, एक बंदा स्टैंड अलोन है। देन सिमिलरली दिस थिंग, सो यहाँ लास्ट और यहाँ पर फर्स्ट, फाउंडर। इससे आपके दो तरह के सवाल कवर हो जाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि किसने फाउंड किया, तो फाउंडर हो गया, फॉर एग्जांपल ये हो गया बाबर, यहाँ पर हो गया इब्राहिम लोदी, और यहीं पर कैसे वाला सवाल भी आप कर लेंगे, कैसे और कहाँ। सो बैटल ऑफ पानीपत 1, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ये भी कवर हो गई। इसी तरह से जब कुतुबुद्दीन ऐबक है तो यहाँ पर मुइज़ुद्दीन था, मुइज़्ज़ी, सो यहाँ पर आ जाएगी बैटल ऑफ तराइन 1, तराइन 2, फाउंडर्स।
अब वाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि वो फॉरेन रूल था, वो अफगानिस्तान से राज कर रहा था, इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। मुइज़ुद्दीन का एरिया था, बट जब कुतुबुद्दीन ऐबक उसको इंडिपेंडेंस घोषित कराता है तब ये मामला बनता है। एक आध क्वेश्चन की संभावना है, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कहाँ से आएंगे? ये पैरामीटर्स हैं। ये किसी भी डायनास्टी को, किसी भी जगह की डायनास्टीज को करने का सबसे आसान तरीका है, द मोस्ट ईजीएस्ट मैथड। ओके, कमिंग बैक टू लास्ट थिंग। अब जो है इम्पोर्टेंट राजाओं का थोड़ा ध्यान रखना। खिलजी वंश की स्थापना होती है। गयासुद्दीन नहीं, क्या नाम था उसका? फाउंडर का नाम क्या था? कौन सा उद्दीन? जलालुद्दीन खिलजी। सो जो जलाल भैया थे, ये किसी तरह से अंदर घुस आके सुल्तान बन जाते हैं। अब गयासुद्दीन तुगलक वो जो फाइटर, और इनका एक दामाद रहता है, भतीजा भी था वो, भतीजा भी है, दामाद भी है, उसका नाम था अली गुरशास्प। इसको ये साउथ की कैंपेन संभालने को कह देता है और साउथ का गवर्नर बना के भेज देता है। जलालुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज अ पर्सन हु वॉज वेरी मच इनटू द वेलफेयर ऑफ पीपल। और साथ ही साथ में ये ऐसा भी बंदा था जिसके कान बहुत कच्चे थे। तो कान भरे जाते हैं इसके कि साहब वो आपका जो जवाई है उसने देवगिरी के राजा के ऊपर अटैक कर दिया है और खूब सारी लूटपाट मचाई है और आपको तो कुछ भी नहीं भेजा। बोले नहीं कोई बात नहीं, अपना दामाद तो है, भतीजा भी है। सेकेंड टाइम अगेन ऐसे ही होता है। सो जलालुद्दीन जब ये काम कर रहे होते हैं तो कॉल करते हैं उसको, तो अली गुरशास्प अपनी फोर्स लेके आता है और फोर्स लेकर आने के बाद डेरा डालता है। तो लोग कहते हैं फिर से कि बोले भाई साहब देखो ज़रा, इन्होंने तो पूरा बवाल मचा दिया। बोले कोई बात नहीं, अपना ही भतीजा है, अपन जाएंगे मिलने। जाता है। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ऑल्टरकेशन होता है कुछ अलाउद्दीन खिलजी से इनका, जब तंबू से बाहर निकलते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी के इशारे के ऊपर इनकी गर्दन काट दी जाती है। हिस्टोरियन ने लिखा है कि वो इतना लंबा चौड़ा आदमी था कि गर्दन कटने के बाद भी उसका मुंडी लेस बॉडी 2-4-5 कदम चला था और फिर गिरा था। सो जो भी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के टाइटल से अली गुरशास्प राजा बन जाता है। तो ये नाम आ चुका है अली गुरशास्प, कि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे मतलब रियल नेम क्या था। तो यहाँ इसलिए ये वाला जो पैटर्न आपको दिया है मैंने, ये पैटर्न इसीलिए, पहले असली नाम लिखिए, टाइटल डालिए, फिर नीचे टाइम पीरियड डालिए। ऑर्डर जिस तरह से बताया अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी होगा और ये हिस्सा कंक्रीट हो जाएगा। बिकॉज अक्सर मैंने देखा है कि पढ़ने के बाद भी यहाँ से बच्चों में बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद यू, कि पढ़ा हुआ तो है पर कंक्रीट नहीं है, बिकॉज एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ स्टडी नहीं होता ना। अली गुरशास्प जब राजा बनते हैं तो ये तो पहले ही पता चल गया कि एम्बिशियस है, इतना एम्बिशियस है कि किसी की परवाह नहीं करता, अपने ससुर को, अपने चाचा को मार डाला, सुल्तान बन गए। अब भैया सपना देखते हैं, एक नया धर्म चलाएंगे। लोग कहते हैं ठीक है साहब चलाइए। फिर एक और सपना देखते हैं कि अपन पूरे विश्व को जीतेंगे। तो टाइटल दिया जाता है इनको, सिकंदर सानी, अलेक्जेंडर द ग्रेट सेकंड। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि साहब पहले आप इंडिया तो जीत लीजिए तब आप जाइएगा जीतने। सो यहाँ से सिर्फ जीतने की इच्छा रखते हुए जो पॉलिसी को इख्तियार किया जाएगा, दैट विल बी द इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब इम्पीरियलिस्टिक पॉलिसी को अपने चलाने की कोशिश करते हैं तो इनके सामने समस्या आती है कि इनकी जो सेना रहती है तो उसको तनख्वाह देनी। तो लोग कहते हैं भाई साहब खजाना में तो पैसा है नहीं, तो कैसे खजाना भरें और कैसे तनख्वाह दें। तो अब हम जाएंगे सिविल सर्वेंट सिस्टम में भी होंगे सलाह देने वाले। तो उसके दिमाग में आता, बोले बात तो सही है। बोले तनख्वाह क्यों देते हैं? बोले साहब आपके घर कैसे चलेगा? बोला हाँ बात तो ये भी सही है कि घर कैसे चलेगा। बोले घर चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए? बोले इतना पैसा चाहिए। बोले इतना पैसा क्यों चाहिए? बोले इतने की आटा आता है, इतने की दाल आती है, इतने का ये आता है। बेसिकली व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज नथिंग। यहाँ ये अलाउद्दीन खिलजी से पता चलेगा, कुछ भी प्राइस रख लो, देयर इज नो स्टैंडर्ड। रिमेंबर दिस थिंग, प्राइस इज अ मिथ, इट इज अ मिथ। सोच के देखना इस चीज़ के ऊपर भी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है कि बोले अगर इनकी कीमतें कम हो जाएं तो कैसा रहेगा? बोले साहब हो तो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन होगा कैसे? अपन करेंगे। सो सिटी इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिल्ली के अंदर उसने कुछ मार्केट्स क्रिएट करे, स्पेशली 3 मार्केट बनाए उसने, और मार्केट के सामने बोर्ड टांग दिया और उसके अंदर वस्तुओं के दाम निर्धारित कर दिए। फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट्स मार्केट कंट्रोल। मेडिवल हिस्ट्री के अंदर ये एग्जाम्पल है पूरी वर्ल्ड के अंदर कि हाउ एन इलिटरेट पर्सन विथ शेयर डिटर्मिनेशन कैन कंट्रोल द इकोनॉमी। और अब उसको ईमानदार लोगों की ज़रूरत थी, तो ईमानदार लोगों को लेकर एक ऑफिस बना दिया शाहाना। अब जो शाहाना ऑफिस था वो मंडियों के कामकाज को देखा करता था, मंडी इंस्पेक्टर बनाया उसने।
मंडी इंस्पेक्टर बनाने के साथ ही साथ में ये नियम निकाल दिया कि कोई मिलावट नहीं करेगा, और मिलावट नहीं करने के साथ साथ कोई कम नहीं तोलेगा, जितना कम तोलोगे उतना मांस तुम्हारा निकाल लिया जाएगा उसी समय। तो ये मंडी के ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी थी, सज़ा वहीं के वहीं दे दी जाए। तो मान लेते हैं कि एक व्यक्ति कुछ खरीदा मंडी से और मंडी में उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि कम तोला गया है, तो वो जाएगा स्टैंडर्डाइज तराजू के ऊपर तुलवाएगा। अगर वहाँ पे कम मिलता है तो पब्लिक उसके साथ जाएगी और उतना जितना ग्राम उसने कम दिया उतना ग्राम उसका मांस काट लिया जाएगा जिंदा आदमी से। ये सज़ा थी। सो ऑल ओवर एरियाज़ के अंदर एक्चुअली जिन हिस्टोरियंस की किताबें मैंने पढ़ी हैं वहाँ पे हमको कहीं पर ये नहीं मिलता कि ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किया गया था, बट यस इट वाज अप्लाइड इन दिल्ली एंड 3 मार्केट्स वेयर कंस्ट्रक्टेड। इनमें से एक मार्केट वो था जिसके अंदर ग्रेन्स, कपड़ा एंड एवरीथिंग मिलता था, दूसरा ऐसा था जिसके अंदर स्लेव्स और जानवर बिका करते थे, एंड थर्ड ऑल्सो वाज देयर। तो 3 तरह के मार्केट थे। अब अलाउद्दीन खिलजी अपना कैंपेन शुरू करता है तो सेंट्रल इंडिया पहले कंसोलिडेट करता है और गुजरात के साथ इसकी वॉर्स एंड बैटल्स होती हैं। मेरे नोट्स काफ़ी डिटेल में हैं यहाँ तक, तो तुगलक तक बहुत डिटेल में है, उसके बाद फिर आई एम नॉट मेड देम। सो अलाउद्दीन खिलजी के जो सैनिक थे, जो सिपह सालार थे, वो जब गुजरात जीतने जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक स्लेव मिलता है। एक कन्वर्टेड मुस्लिम बंदा था, यूनिच था, छक्का था, जिसे हिजड़ा बोलते हैं हम। वो ख़रीदा जाता है और उसे दिल्ली भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को भेंट के तौर के ऊपर, और उसको ख़रीदा गया था 1000 दिनार में उस टाइम पर, इसलिए उसका नाम पड़ा 1000 दिनारी, और असली में नाम था उसका जिसे बोला जाता था मलिक काफूर। ये पहुंचता अलाउद्दीन खिलजी के पास, बोले इतना महंगा क्यों भाई? बोले इसका दिमाग बहुत तेज़ है। बोले अच्छा। बोले ठीक है, दिमाग बहुत तेज़ है तो मेरी एम्बिशन है उसे पूरा करो। बोले क्या एम्बिशन है आपकी? बोले मेरी एम्बिशन ये है कि मैं हिंदुस्तान को पूरा जीतना चाहता हूँ। बोले जीत देंगे। मलिक काफूर अपना एक्सपेडिशन लेके चलता है एंड मलिक काफूर पूरा साउथ इंडिया जीत कर अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। जब अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर साउथ में गोलकोंडा जीतता है तो वहाँ से एक हीरा मिलता है उसको, वो हीरा गिफ्ट के तौर पर भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। दैट इज़ दी डायमंड विच इज़ लेटर नोन टू बी कोहिनूर जिसे लिख देते हैं। सो इतना सिंपल सा मामला था। अलाउद्दीन खिलजी कैरेक्टर का अच्छा आदमी नहीं था। सो अलाउद्दीन खिलजी मर जाते हैं, इसके बाद इनके जो बच्चे रहते हैं वो किसी तरह से सस्टेन करते हैं, बट वो भी कैरेक्टर के अच्छे नहीं रहते हैं। सो लास्ट में जो बंदा रहता था उसका एक प्रेमी था, गे। सो वो प्रेमी था हसन। ही वॉज ऑल्सो कन्वर्टेड पर्सन। तो वो हसन भैया अलाउद्दीन खिलजी के पोते को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, एंड ही हिमसेल्फ बिकेम दी सुल्तान। ये कहानी है। बट मीनवाइल यहाँ पे जो मामले गड़बड़ाए हैं वो बड़े तगड़ी तरीके से गड़बड़ाते हैं। सिंपल इस वजह से क्योंकि यहाँ बीच में शहाबुद्दीन उमर नाम का एक बंदा था, राजा था, उसको राजा बना दिया जाता है मलिक काफूर के द्वारा। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की विडो से शादी कर लेता। अब एक तो रही नहीं होगी, बहुत सारी होंगी, तो जस्ट वन। साइमल्टेनियसली इसके मरने के बाद एक बड़ा पंगा फंसा था। एक रानी थी, देवल रानी। अब ये देवल रानी वॉज मैरिड टू द एल्डेस्ट सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नाउ व्हेन ही डाइड देन शी गॉट मैरिड टू अनदर पर्सन एंड लेटर ऑन हसन मैरिड हर, जस्ट टू असर्ट कि एक रानी की वजह से भी हम राज कर सकते हैं। तो हसन वॉज द फर्स्ट इंडियन कन्वर्टेड टू रूल फ्रॉम थ्रोन ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत पीरियड। अदरवाइज टर्क्स और स्पेशली इन दिल्ली सल्तनत पीरियड, स्पेशली ये स्टार्टिंग वाले पीरियड के अंदर, तो ये लोग काम करने नहीं देते थे। सो दैट वॉज द केस विद अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जब ये काम शुरू करना चाहता है, ही adopted many things since he does not follow any particular religion or kind of thing. He himself wanted to start a religion of his own. So it's very easy to say कि he separated religion from politics. Why? बंदा खुद ही करप्ट था तो क्या धर्म चलाएगा? Anyhow, so इतना डिटेरियोरेशन हो जाता है। So एक बंदा रहता है गियासुद्दीन तुगलक यहाँ पे। He sat on the throne. Basically ये बलबनी स्लेव है, बलबनी स्लेव। बलबन वॉज वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट लीडर्स जिन्होंने चालीसा को ख़त्म किया था स्लेव्स के अंदर। सो हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो स्लेव ऑफ बलबन एंड ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन गियासुद्दीन तुगलक। बट जो लास्ट बंदा था, जो स्लेव था और जिसने सुल्तान बना था, इस बंदे ने अपना ख़जाना काफ़ी हद तक खाली कर दिया था दिल्ली के नोबल्स को ख़रीदने के लिए कि मैं पैसा दूंगा इन लोगों को तो मेरी जो अथॉरिटी है उसे असर्टन करना आसान हो जाएगा। ये जो अथॉरिटी का असर्शन था गियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे भी चलता रहा। ये वो टाइम पीरियड है कि इनके समकालीन एक संत हुए हैं
जो दिल्ली के अंदर थे, हज़रत निज़ामुद्दीन, इनके नाम पे ट्रेन भी चलती है, रेलवे स्टेशन भी है। तो हज़रत निज़ामुद्दीन वॉज कंटेम्प्रेरी टू गियासुद्दीन तुगलक। और ये जो गाजी बाबा थे, ये गाजी बाबा इनसे थोड़ा चमकते थे। अब इन्होंने कहा भैया जितना पैसा तुम लोगों को मिला है, जो दिया गया था ख़जाने से, वो सब वापस करो। तो जब निज़ामुद्दीन साहब से बोला गया कि सब पैसा ऐसा वापस करने की बात है, तो बोले ऊपर वाले ने दिया तो ऊपर वाले ने ले लिया, मेरे पास तो कुछ ही नहीं है। मीनवाइल देयर वाज अ रिवोल्ट एंड गियासुद्दीन तुगलक वेंट टू सप्रेस दैट रिवोल्ट। इनके एक छोटे पुत्र थे जौना खान, वो बड़े प्रिय थे निज़ामुद्दीन के, प्रिय शिष्य थे, प्रिय चेले थे। सो आफ्टर द विक्ट्री गियासुद्दीन तुगलक वॉज रिटर्निंग, और रास्ते में से उन्होंने एक लेटर लिखा निज़ामुद्दीन को कि मेरे आने से पहले, मेरे दिल्ली लौटने से पहले, दिल्ली पहुंचने से पहले, ऐसे कुछ है जो भी कंटेंट है, ख़जाने के अंदर सारा पैसा जमा करा देना जो आपको दान दक्षिणा में मिला था। उधर से चिट्ठी आती है कि अभी दिल्ली दूर है। भाई कहावत मुहावरा बन गया, दिल्ली दूर है। सो अभी दिल्ली दूर है। तो जौना खान, इनके दूसरे पुत्र, वो एक सेलिब्रेशन का इंतज़ाम करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, और उस इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बढ़िया तंबू लगते हैं, लकड़ी का एक घर बनता है। कहा जाता है एक हाथी पागल हो जाता है या नशे में आ जाता है, और वो उस तंबू में घुस जाता है जो लकड़ी का बना हुआ था, जहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक और उनका बड़ा बेटा बैठे हुए थे। तंबू गिर जाता है और दोनों मर जाते हैं। व्हाटएवर जो भी केस हुआ हो, यहाँ पे हिस्टोरियंस ने लिखा है कि चूंकि एविडेंसेस कुछ नहीं है, इसलिए हम जौना खान को इसमें से बरी नहीं कर सकते। हो सकता है कि जोनस खान की निज़ामुद्दीन के साथ कंस्पिरेसी रही हो। Whatever the case may be, जौना खान became the next sultan by the name of मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जब हम पढ़ते हैं तो कई बार हम उसको आज की कंडीशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करना। सो मोहम्मद बिन तुगलक राजा बनता है। कहा जाता है ही वॉज वेरी एबल पर्सन। एक इसको टाइटल दिया गया है वाइजेस्ट फूल। वाइजेस्ट फूल वाई? बिकॉज ये बहुत सारी पॉलिसीज़ लेकर आएगा, और बहुत सारी पॉलिसीज़ के चलते जो एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन है और जो जनता है वो त्रस्त हो जाएगी। सो पहली जो चीज़ ये लेकर आता है, राजाओं की औलाद, बड़ी औलाद, दुनिया भर में घूमना। इजिप्ट के राजा से दोस्ती हो जाती है। इजिप्ट के राजा बोलते हैं कि बोले यार अपन खुरासान जीतते हैं। अच्छा, खुरासान कहाँ है? पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट, ईरान का नॉर्थ ईस्ट और अफगानिस्तान का साउथ वेस्ट, ये इलाका खुरासान कहलाया जाता था उस समय में। बोलो तो उधर से आना ईस्ट से, और मैं इधर से आऊँगा। बोले ठीक है, ऐसा मंजूर है। सो दैट वाज द प्लान। तो लोग बोलते हैं कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना बनाई थी, उसने दो चीज़ें चालू करी थी, दाग और चेहरा। दाग का मतलब होता था अलाउद्दीन खिलजी का घोड़े के ऊपर निशान लगाना। क्यों? क्या होता था कि रिकॉर्ड्स में सिपाही है और सिपाही का घोड़ा है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, लेकिन किस ट्रूप में रहता है, उसको तनख्वाह कहाँ से मिलती है, इसलिए उसकी मार्किंग लगवाने का काम शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। साथ ही साथ में जब लड़ने जाते थे तो पता चलता था रोल पे तो 10,000 है, वहाँ पे 5,000 मिले। बोले ऐसा क्यों? बोले साहब वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। बोले अच्छा। तो लोग नाम बदल के दूसरी कैंप में चले जाते थे और वहाँ से पैसे लेके बाहर चले जाते थे। कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था, रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं थे। सो ही स्टार्टेड अ रजिस्टर बाय द नेम ऑफ चेहरा। चेहरा का मतलब है वो पूरा हुलिया लिखते थे उसके अंदर। सो ये शुरू किया था, और अलाउद्दीन खिलजी जस्ट पहले हुए थे, इसने देखा हुआ था वो पीरियड, तो उसने बोला यस आई कैन मैनेज इट। 1 लाख की फोर्स इकट्ठी कर लेते हैं तुगलक बाबा। अब वो फोर्स को ट्रेनिंग हो रही है, फोर्स को बोला जाता है कि बाद में अपन लूटपाट मचाएंगे तो सारा लूट में भी हिस्सा मिलेगा तुमको, और तनख्वाह अपन आराम से देंगे, अभी तो तुम खाओ पियो ऐश करो मजे लो। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो टैक्सेशन लिया गया था उसके अन्न के भंडार भरे हुए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर वो गेहूं बंटता था। अलाउद्दीन खिलजी का कमाया हुआ मोहम्मद बिन तुगलक बांट रहा था। किसने लिखा है? एक ऑथर हैं इब्ने बतूता। ये अफ्रीका से घूमते फिरते आए थे और इन्होंने किताब लिखी है ताबुल रहला। उस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का जमा किया हुआ गेहूँ बंटता था और वो खाते थे लोग। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा ये जो प्लान था, ये प्लान बड़ा अच्छा था। बोला खुरासान जीतेंगे, नो, और आगे तक पहुँच जाएंगे हम लोग, ईरानियन प्लेटो तक पहुँच जाएंगे आराम से। बोले इसके लिए साहब आपको पैसा चाहिए। यही वाली सवाल आ गया जो अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, तो इन्होंने बोला टैक्स बढ़ा दो। कहाँ पे? दो आब, दैट इज़ दी गंगा और यमुना का पूरा बेल्ट। बोले इसके अंदर किसान अच्छे हैं, तगड़े हैं, पैसा बहुत है, तो यहाँ पर टैक्स बढ़ा दो। अब टैक्स बढ़ा देते हैं। अब टैक्स डायरेक्ट किसान के ऊपर नहीं लगता था, टैक्स लगता था जागीरदारों में। फिर जागीरदार जो होते थे वो छोटे किसानों को जो लेंट आउट करते थे ज़मीन, उनसे पैसा लेते थे। होनी अनहोनी कुछ इस तरह से हुई कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, लोगों के पास बोने को बीज नहीं था, खाने का तो छोड़ दें, खाने का भी खत्म होने लगा। अब उधर सख्ती करना चालू करी, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। अब लेकिन हाथ खड़े करें,
बोले ये धरा खेत, हम चले शहर, कर लेंगे कुछ भी। तो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए। अब खबर इस तक पहुंची कि मामले बिगड़ रहे हैं, तो इसने कहा एक काम करो, टैक्स तो छोड़ो, अपने पास से बीज दो। अगर अपन बीज नहीं देंगे तो खाएंगे क्या, कमाएंगे तो कहाँ से, खाएंगे क्या, मेन तो रेवेन्यू का सोर्स वही है। सो उल्टा इसको पैसा देना पड़ा, इसको बीज देना पड़ा। अब जब बीज दिया गया तो लोगों के पास भुखमरी की हालत थी, तो बीज खा गए। जो अन्न बीज के लिए दिया गया था वो लोग खुद खा गए। बोले पहले अपन जिंदा रहे, बाद में बोएंगे। सो प्रोडक्शन एकदम ख़त्म हो जाता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। साइमल्टेनियसली इस टाइम पर मंगोल बहुत अटैक किया करते थे। सो मंगोलों का जो अटैक था, उस अटैक को देखते हुए इसने कहा अपन कैपिटल बदलेंगे। आई नेवर हैव थॉट कि इन माई लाइफ टाइम आई विल बी सीइंग अ न्यू कैपिटल बिल्डिंग और एरिया नोन एज द व्हाटएवर। सो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सेंट्रल विस्टा जैसी कोई चीज़ हो जाएगी। सो व्हाटएवर, देवगिरी नाम की एक जगह थी, उसको ये रीनेम करता है दौलताबाद, और अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली। और साथ ही साथ में ये बोलता है कि दिल्ली के जितने बाशिंदे हैं वो सब मेरे साथ जाएंगे। यहाँ तक कि फोर्स लगा दी जाती है, अगर कोई पीछे छुपा हुआ मिल जाएगा तो उसे बांध कर घसीटा जाएगा। कई लोगों को घसीटा गया और लोग मर गए। देवगिरी पहुंच जाते हैं, देवगिरी में ये कैपिटल बना लेते हैं, बट इनको फौरन एहसास हो जाता है कि इनका नॉर्थ वेस्ट वहाँ से दूर हो गया, ईस्ट वहाँ से दूर हो गया, साउथ को कंट्रोल करना ठीक है। फिर इनको यह एहसास होता है कि ज़्यादातर पैसा मेरे पास पंजाब से, सिंध से और दो आब से आता है, दैट इज गंगा और यमुना के बेल्ट से आता है। पंजाब से बंगाल तक का जो बेल्ट है वो मेरे लिए रेवेन्यू ज़्यादा देता है। तो मैं अपने आप को, अपनी कैपिटल को बचाने के लिए ज़रूर देवगिरी पहुंच गया हूं, लेकिन अगर मंगोल्स आ जाएंगे तो ये पूरा अटैक कर लेंगे। तो फिर वहां पहुंच के ये इनकी मत्ती जलती है, बोलते हैं चलो वापस। सो दिल्ली से कैपिटल वापस शिफ्ट होती है। अब दोनों में खर्चा हो गया। फिर ये दिमाग लगाते हैं, बोले यार नोटबंदी करेंगे हम, सॉरी, बोले जितने पुराने सिक्के चल रहे हैं उसकी जगह अब टोकन करेंसी चलेगी। बोले ठीक है, टोकन करेंसी आज हम लोग यूज़ करते हैं, पेपर करेंसी इज नथिंग बट टोकन करेंसी। सो टोकन करेंसी ये शुरू करवाता है, ये चालू करवाता है तांबे के सिक्के, और उनकी फेस वैल्यू रहती है सोने के सिक्के के बराबर। घर घर में तांबे के बर्तन थे, लोग तांबा पिघलाते थे और अपने सिक्के ढाल लेते थे। सो नकली सिक्कों की बहार आ गई। अब नकली सिक्कों की बहार आ गई तो फिर इन तक खबर पहुंची। इन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, पुराने सारे सिक्के जो हैं वो फिर से बंद किए जाते हैं, और बुलाओ उन सारे सिक्कों को और एक नया डिपार्टमेंट बना के सारे सिक्के छांटो कि इसमें असली कौन सा है, नकली कौन सा है। फिर पैसा लगाया। 1 लाख की फोर्स इसके पास खड़ी थी। कुछ लोगों ने अलग अलग फिगर दिए हैं, मेरे दिमाग में वो 1 लाख का ही फिगर है, 3 लाख भी बोलते हैं कुछ लोग, वट एवर, बड़ी लाखों की फोर्स थी इसकी। बोले ये खड़ी साहब वो तनख्वाह मांग रहे हैं। बोला है हाँ साहब वो तनख्वाह मांग रहे हैं। बोले अच्छा। बोले एक काम करो, चाइना ने अटैक किया है, वहाँ भेज दो। सो इस फोर्स को भेज दिया जाता है कराचल, जहाँ पर ये लड़ाई करते हैं, और पहाड़ों के अंदर जा जुआ के वहाँ पे अपना झंडा अंडा गाड़ के वापस आते हैं। चंद लोग बचे थे जिनको तनख्वाह दे दी जाती, बाकी सब मर जाते हैं। तो ये इस तरह के ये कामकाज करते हैं। अब क्या कर सकते हैं? तो इसलिए इसको कहा जाता है द वाइजेस्ट फूल। तो कोई भी प्लानिंग इसकी गलत नहीं थी, कोई भी आइडिया इसका गलत नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन इसका बहुत बुरा था, जिसकी वजह से जनता भुगतती रही और काफ़ी लंबे समय तक ने इसने राज किया। राज करने के बाद जब ये मर गया तो हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ही वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज सब पीपल एंड हिज सब्जेक्ट्स वेयर रिलीव्ड फ्रॉम हिम। इन्हें उसे जनता से मुक्ति मिली और जनता को उससे मुक्ति मिली। कारण यहाँ पर एक कन्फ्लिक्टिंग नेचर था। ये बंदा लोगों का वेलफेयर करना चाहता था, साथ ही में एम्बिशियस भी था। सो तुगलक से वेलफेयर ओरिएंटेशन दिखना चालू हो जाता है। जब ये मर जाता है तो जो नोबल्स थे वो इसके एक भाई को चुनते हैं, कज़न को चुनते हैं, जिसकी माँ हिंदू थी और सुनार थी। बट काफ़ी झगड़े होते हैं उन नोबल्स में कि बोले यार ये फिरोज़ नाम था, फिरोशद, बोले ये फिरोज़ जो है इसकी माँ वैसी है तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा, एंड सो एंड सो एंड सो। सो फिरोज शाह तुगलक बिकेम सुल्तान समहाउ एंड ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ फैनाटिज्म। बोले अच्छा तुमने मुझ पर शक किया, देखो मैं तुमसे ज़्यादा कट्टर मुसलमान बन के बताऊँगा। सो इसके टाइम पर बहुत सारे मंदिर फिर तोड़े गए, फैनाटिज्म वापस से आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेटिव पर्सन्स या रूलर्स फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली की सल्तनत से ये राज करना शुरू करता है तो एम्बिशियस इतना नहीं था, एम्बिशन इसकी बस ये थी कि अपन राज कर लें अच्छे से। लेकिन हाँ, वेलफेयर ओरिएंटेशन में सबसे ज़्यादा काम करने वाला बंदा था। अब काम करना है तो इसको चाहिए लोग, पैसा, तो इसने दूसरा काम शुरू किया। बोला एक डिपार्टमेंट बनाओ और डिपार्टमेंट का नाम रखो दीवान बंदगान, स्लेव्स का डिपार्टमेंट। तो बोले सारे ऑल ओवर इंडिया से स्लेव्स इकट्ठे करो। स्लेव्स लेकर आ गया और कैनाल खुदवाने चालू कर दिए। कहा जाता है इसने 300 शहरों को बसाया था, या उनके नाम बदले थे या उनको इम्प्रूव करा था।
इसने बहुत सारी कैनाल्स खोदी, रोड्स बनाई, सराय बनाई, अस्पताल बनाया। ही वॉज इनटू दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पर एंड में रिवोल्ट्स होना चालू हो जाते हैं और काफ़ी सारे स्टेट्स टूटना चालू हो जाते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर भी चालू रहते हैं। लेकिन फिरोज शाह उनको जीतने के बजाय अपने एरिया के अंदर बगीचे लगाना, कनाल्स बनाना, रोड्स बनाना, वेलफेयर के काम में लगा रहा। उसने बोला जितना मेरे पास टेरिटरी है जहाँ मैं रूल अच्छे से कर सकता हूँ वहाँ पहले रूल कर लूँ, बाद में इनसे निपटा जाएगा। एंड कहा यह गया बाद में कि इसके बाद में जो अकाल पड़े उसमें भूख से मरने वाले लोग न के बराबर हो गए, तो इतने बगीचे उसने लगा दिए थे कि फल आराम से मिलते थे। तो फलों को खा के भी इंसान जिंदा रह सकता है। बट जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है, अब उसके बाद में तुगलक के अंदर झगड़े पंगे चालू हो जाते हैं, तगड़े पंगे चालू होते हैं, ऐसे वैसे भी नहीं। बहुत सारी चीज़ें करी हैं फिरोज ने। एक इक्ता सिस्टम चला करता था जो इल्तुतमिश ने शुरू किया था, बीच में अलाउद्दीन बलबन ने उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। फिरोज शाह बोलता बोले यार देखो जो नोबल्स हैं इनको तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो इक्ता सिस्टम को ये हेरिडिटी बना देता है। देन दिल्ली में आपने वो एक आयरन पिलर देखा होगा महरौली का, ये लेकर आता बाहर से, 2 पिलर ये लेकर आया बाहर से, आजरशन पुरानी हिस्ट्री का। साथ ही साथ में चूंकि कैनाल बनवाई थी इसने, तो लोगों के ऊपर ये पानी का टैक्स लगा देता है कि पानी वाटर टैक्स। दीवान खैरात इसने बनवाया है। इसके पहले दीवान कोही एग्रीकल्चर का बन चुका था। दीवान खैरात के साथ दीवान बंदगान भी इसी का है। सो मेरे नोट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत के अंदर ये दीवान वगैरह सारे का एक चार्ट बनाया है। 2 तरह के नोट्स हैं, एक पुराने और एक नए। एक नोट्स में वो मिलेगा। तो दीवानों पे से, दीवान मतलब मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स पे से भी क्वेश्चन आता है, तो ये ज़रूर याद रखना, इसी में लिखते चलना एडमिनिस्ट्रेशन में किसने कौन सा दीवान बनाया था, काय काम के लिए था, नहीं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। पैटर्न यही रखोगे, एडमिनिस्ट्रेशन बाद में ले लोगे। देन इसके बाद में बनता है बंदा गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। ज़्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 1388 में था और 1398 के अंदर इसके टाइम पर तैमूर लंग का अटैक होता है इंडिया पे, और वो दिल्ली को पूरी तरह से लूट लेता है। पंजाब साइड से आया था और कश्मीर साइड से वापस जाता है। एंड ही वॉज अ टर्क, और ये कहा जाता था कि ये इतना ख़तरनाक था, ये मंगोलों के बराबर था, और ये अपने पीछे पिरामिड्स बना के जाता था। और वो पिरामिड्स होते थे स्कल्स के, मुंडियों के। तो मुंडियों के पिरामिड्स जब इसने बनाए और इसने बना के छोड़े, तो एक टेरराइजेशन हो गया, और तुगलक्स का सारी संपत्ति ऑलरेडी वैसे ही नहीं थी इनके पास, रही सही कसर जितनी भी थी वो सब ख़त्म हो जाती है। और लास्ट में इतने, जिस टाइम पर ये अटैक होता है लेटर तुगलक के राज पर, गयासुद्दीन तुगलक II के बाद में, उस टाइम पर 2 भाई राज कर रहे थे अलग अलग जगहों से। उसमें से एक तो भाग ही जाता है। तो अल्टीमेटली ये होता है कि तिमूर चला जाता है, पीछे एक गवर्नर छोड़ जाता है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान साइड के बेल्ट से गवर्न किया करता है। तो दिल्ली का थ्रोन खाली था, तो यहाँ पर एक दौलत खान लोधी, मैंने आपको यहाँ बोला था ना, यहाँ पर एक बंदा अलग से आएगा। दौलत खान लोधी अपने आप को सुल्तान घोषित कर देते हैं। ये स्टैंड अलोन है, मगर प्री के अंदर शायद मेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन वहीं उनके जो गवर्नर थे, तिमूर तो मर गया, अब उसके गवर्नर को लगा कि बोले यार मैं भी आज़ादी हो जाऊँ, मैं भी अपने आप को सुल्तान घोषित कर लूँ। तो हिस्ट्री रिपीट्स, जिस तरह से यहाँ से उनका गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो अपने आप को सुल्तान बनाता है, उसी तरह से सैयद, जो कि यहाँ पे आप लिखोगे तिमूर का गवर्नर था, वो अपने आप को फाउंड कराता है यहाँ। तो यहाँ नया फाउंडर बनेगा। आता है दौलत खान लोधी से, कहता है हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, हु आर यू, और उसके ऊपर को वारंटो लगाता है, किस अधिकार से तुम सुल्तान बन गए हो, मेरा है ये। सो रैयत आला नाम लेता है, वो कभी सुल्तान नहीं लिखता, लेकिन इसके बच्चे ज़रूर सुल्तान लिखते हैं। इनकेपेबल बच्चे रहते हैं सैयद के। और खिज़र खान द फाउंडर, इनके मरने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं होता। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह, ये लोग राजा बनते हैं और इनकेपेबल लोग रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। और इसके बाद में बहलोल लोधी इनसे बोलता है यार तुम्हें दम नहीं, हट उठा जाओ, नहीं तो हम टपका टप्पू देंगे। लोधीज केम टू द थ्रोन। लोधीज इज़ द अफगान डिनास्टी, ये अफगानी है। अब अफगानिस्तान के आए हुए हैं, अब यहाँ पे वो टर्क्स वाला जो मामला है वो पठानों में कन्वर्ट हो गया। सो लोधीज बिगेन रूलिंग, और बहलोल लोधी 1489 में इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में सिकंदर शाह और इब्राहिम लोधी। सिकंदर शाह अगेन इंटेलिजेंट बंदा था, लेकिन उसका जो टेरिटोरियल एरिया था वो कम था। पहले तो टेरिटोरियल एरिया के ऊपर असर्शन करना शुरू करा और अपनी जितनी ज़मीनें थी उनको उसने वापस से नपवाया। उसने एक स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक बनवाई, यार्ड स्टिक इन्हें नापने वाली, नॉट यार्ड, मेजरिंग स्केल बनाई, जिसका नाम था गज़ ए सिकंदरी, यानी सिकंदर का गज़, और उससे नापती करवाई। इसके बाद में सिकंदर लोधी
का ज़्यादा कुछ है नहीं। तारीख़ दाऊदी एक ज़रूर किताब है जहाँ पर इसे मिली है, और ये ख़ुद एक पोएट था और पोएम्स लिखा करता था। गुल रुख इसका पेन नेम था, जैसे जेके रोलिंग है ना, वो असली नाम नहीं है उनका। तो इसी तरह से देन इब्राहिम शाह बनता है, इब्राहिम लोदी। ही वॉज एरोगेंट। एरोगेंट किस तरह से था, अब थोड़ा सा बैक हिस्ट्री में जाते हैं। चाणक्य धनानंदा के पास पहुंचा था, और धनानंदा के पास जब वो पहुंचता है तो कहानी क्या कहता है कि भैया हमारी मदद करने चलो, यमन आ रहे हैं। इसके टाइम पर भी यही होता है। पंजाब के एक गवर्नर थे दौलत खान। अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज होता है कि क्या ये दौलत खान लोदी वही लोदी है जो पहले राजा बना था। दोनों का टाइम पीरियड ऑब्जर्व करना, दोनों का टाइम पीरियड अलग है। एक 1414 से पहले का है और वी आर टॉकिंग अबाउट 1517। सो 103 साल बाद। सो आई डाउट कि वो दोनों सेम होंगे, नाम सेम होता है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन कई बार होता है। फिर कई लोगों के टाइटल्स हैं, जैसे खिज़्र खान, खिज़्र इज़ अ टाइटल, खान इज़ अ टाइटल, जौना खान इज़ अ टाइटल, उलुग खान इज़ अ टाइटल। तो कई लोगों के ये टाइटल्स हुआ करते थे और लोग बोलते थे उलुग खान कौन था, तो उलुग खान भाई टाइटल है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इट्स अ पदवी काइंड ऑफ थिंग, भारत रत्न जैसा, पद्मश्री जैसा, बट उसके साथ स्टेटस जुड़ा हुआ था क्योंकि वहाँ उस समय पर राइट टू इक्वालिटी लागू नहीं था। सो इब्राहिम लोदी से भगा देते हैं, तो दौलत खान लोदी और दूसरे लोग मिलकर बाबर, जो काबुल से पंजाब तक का एरिया जीत चुका था, वहाँ राज कर रहा था, उसको इनवाइट करते हैं दिल्ली पर अटैक करने के लिए। बाबर अटैक करता है दिल्ली पर 1526 में, और पानीपत की लड़ाई होती है जहाँ पे इब्राहिम लोदी मार दिए जाते हैं, वो हार जाते हैं। एंड बाबर केम टू द थ्रोन ऑफ आगरा एंड दिल्ली। इस टाइम पर राजस्थान में एक तगड़े राजा हुआ करते थे, राणा सांगा। राणा सांगा कहा जाता है कि ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व कि वो बाबर को बुलाएं, बाबर इनको हराए और आपस में टेरिटरीज का बंटवारा हो। तो जब टेरिटरी के बंटवारे की बात आई तो बाबर कहता है यार सारी लड़ाई मैंने लड़ी, तुम कौन, तो पूरी टेरिटरी मेरी। सो अगले साल 1527 में खानुआ नाम की जगह पर राणा सांगा की फोर्स, राणा सांगा एक बड़े फाइटर थे, उनको कहा जाता उनकी एक आंख नहीं थी, सुना है, एक मतलब हाथ नहीं था, एक पाँव नहीं था, और फिर भी घोड़े पर बैठ के वो लड़ा करते थे। ही वॉज अ फियर्स फाइटर। और राणा सांगा ने एक साल पहले 1525 में, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, मांडू के अंदर सल्तनत चेंज करी थी और मेदिनी राय को राजा बनाया था, जो कि मांडू के सुल्तान हुआ करते थे। जो वो मालवा सल्तनत है वो फाउंड होती है तुगलक्स के टाइम पर। अब ये सेकंड जो बैटल होने वाली है, खानुआ की बैटल, उसके अंदर ये मालवा की फोर्स मेदिनी राय लेकर पहुंचता है। राजस्थान में बहुत सारे राजपूत हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, वो राजपूत फोर्सेस भी वहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ में जो लोदीज भाग गए थे उनकी फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो रॉयल फोर्सेस ऑफ लोदीज जो पुरानी थी वो भी मौजूद है, रॉयल एंड लॉयल। साथ ही साथ में बंगाल और बिहार साइड में भी अफगान लोग राज कर रहे हैं, उनकी भी फोर्सेस शामिल हैं। सो इब्राहिम लोदी से जो बाबर लड़ा था, 12-14 हज़ार की फोर्स थी बाबर की, और 1 लाख के भाड़े के हथियार थे इब्राहिम लोदी के। नो स्टैंडिंग फोर्सेज, हायर्ड मर्सिनरीज, और 2-3-4 घंटे के अंदर बाबर जीत जाता है। बट खानवा की जो बैटल थी, इसके अंदर बाबर स्टे करता है, एक जगह थी सिकरी करके, वहाँ पर ये एक टीला था उसके पास, उस गांव के पास, तो वहाँ पर ये जाके अपना तंबू गाड़ लेता है और वहाँ से ये खानवा की तैयारी करता है लड़ने की। इसका एक एस्ट्रोनॉमर था बाबर का, वो भविष्यवाणी करता है कि तुम हार जाओगे, तुम मर जाओगे, तुम्हारा शव जो है वो चील कौवे खाएंगे, समथिंग लाइक दैट, हाइपरबोल्स है मेरे, इस तरह से। सो बाबर उठता है, तलवार निकालता है, उसकी गर्दन काट देता है। एक शपथ लेता है कि मैं आज से शराब नहीं पीऊँगा, और फिर बाहर निकलता है और अपनी सेना को इंस्टिगेट करता है, बोले कि अब जो युद्ध है और जिस लिए हम यहाँ आए हैं, मरना सबको है, बोले मरेंगे आज तो ऐसा होगा, एंड लंबा चौड़ा भाषणबाजी होती है और इसको जिहाद करार कर देता है और लड़ाई होती है। कहा वही गया है, लिखा वही गया है कि बाबर की जो फोर्स थी वो तो चंद हज़ार थे, 12-14 हज़ार। आई स्टिल डाउट, और हिस्टोरियन भी यही बोलते हैं, बोले जब वो दिल्ली जीत चुका है, आगरा जीत चुका है, तो वहाँ की फोर्सेस भी इसके साथ होंगी, बट वट एवर। और साथ में 1-1.25 लाख की फोर्स अगेन राणा सांगा के साथ थी। ये बाबर का जो अपब्रिंगिंग हुआ है, ये अफगानिस्तान के नॉर्दर्न हिस्से के अंदर, जो बाउंड्री हिस्सा है उज़्बेकिस्तान से लगता हुआ, ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, वहाँ का एरिया है, वहाँ से आता है। सो इसने जो बचपन से वॉर टेक्निक सीखी थी, उनको कहा जाता है उज़्बेकी वॉर टेक्निक्स, और उस टेक्निक थी फ्लैंकिंग की। बैटल टेक्निक है कि किस तरह से फ्लैंक्स बनाई जाए, उसे कहा जाता है तुलुगामा। गन्स इसके पास थी, ये गन्स लेकर आया था, तोखाना इसके पास था। हाथियों का फोर्स जब चलता था तो हाथियों को शराब पिला दी जाती थी और छुट्टा छोड़ दिया जाता, तो वो आके बवाल मचा के मार डालते थे सैनिकों को। अब हाथियों के सामने चलने लगे तोप गोले, उसको इतनी आवाज़ हाथियों ने सुनी नहीं थी, वो भागे पलट के, तो उल्टी फोर्स में घुस गए, अपनी ही फोर्स में घुस गए, अनकंट्रोल्ड हो गए, है नहीं। और राणा सांगा घायल हो जाते हैं, एंड ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द बैटल फील्ड, और उसके बाद में उनकी डेथ हो जाती है।
सो बाबर की ये वाली बैटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही और इसी बैटल को पानीपत फर्स्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसके अंदर पैन इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया की फोर्सेस थी जो लड़ रही थी। बाबर इसके बाद अटैक करता है मेदिनी राय के ऊपर। मेदिनी राय चंदेरी को अपनी कैपिटल बनाए थे मांडू को छोड़कर, और ये भाग गया था वहाँ से फोर्स लेके। जब देखा कि ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है तो लड़ने के बजाय ही रन अवे। सो ये अटैक करता है और एक दिन के अंदर ही डिफीटेड मेदिनी राय। मेदिनी राय मर जाते हैं रायसेन के किले के बाद, और रायसेन नहीं, चंदेरी में, चंदेरी के पास में एक और नाम याद नहीं आ रहा है अभी मुझको, एक और पर्सन है यहाँ पे इन्वॉल्व है, ओके बाद में छोड़ो उसको। सो बाबर सारी जो महिलाएं थी वो यहाँ जौहर कर लेती हैं। बाबर इसके बाद वापस जब पहुँचता है तो उसको लगता है कि अभी भी जो अफ़गान सैनिक हैं और अफ़गान नोबल्स हैं इनकी फ़ोर्स तगड़ी है, और वो सारे लोग घग्गर नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर बाबर फिर उनको हराता है। सो फाइनली डिफीट कर देता है अफ़गान लोगों को, और बाकी जो लोग थे वो इसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सो 26, 27, 28 और 29 इसके बाद इसका बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो बीमार पड़ जाता है। तो किसी ने कहा कि बाबर ने जो है वो शपथ ली कि ईश्वर तू इसको ठीक कर दे, मुझे उठा ले। तो बाबर डाइड, हुमायूं गेट वेल सून, गॉट वेल सून। सो बाबर को यहाँ से ले जाया जाता है। ही इज़ बरीड एट काबुल। ही कैन बी कंसिडर्ड एज अ फाउंडर। हुमायूं मस्त मौला आदमी थे, मस्ती छानते थे, अय्याश थे, अफीम के नशे में हरम में पड़े रहते थे। हुमायूं की इस गफलत का फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग, और हुमायूं के साथ एक बंदा था शेर शाह सूरी, असली नाम था फरीद। तो फरीद बाबा की लड़ाइयाँ हुई हैं, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एक्टिविटी हुमायूं का। तो अल्टीमेटली हुमायूं को यहाँ से भागना पड़ता है। जब यहाँ से भागता है तो बाबर का एक बहुत विश्वस्त सेनापति था बैरम खान, जो हुमायूं के साथ भी था, हुमायूं का बहुत विश्वस्त था, वो उसको लेकर जाता है पर्शिया। इसके 3 भाई और थे हुमायूं के, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये इसकी कोई मदद नहीं करते, नन, क्या ज़रूरत है। कामरान अपनी जगह पे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेता है, हिंदाल अपनी जगह पे, अस्करी अपनी जगह पे। रास्ते में ये शादी करते हैं और अमरकोट नाम की जगह पर अकबर का जन्म होता है। अकबर छोटा बच्चा था और इसको इसके चाचा उठा के ले जाते हैं। अब हुमायूं इज़ फाइटिंग विद हिज ब्रदर, और एक फोर्ट है, फोर्ट के अंदर हुमायूं तोप से गोले बरसा रहा है। अकबर को दीवार पे लटका दिया जाता है कि देख लो तेरा बच्चा यहाँ पर है, अगर गोले चलाएगा तो ये मर जाएगा। एनीहाउ हुमायूं धीरे धीरे सारे भाइयों को हटाता है और आगरा के ऊपर अटैक करता है। तो हेमू से इसकी लड़ाई होती है, पानीपत सेकेंड, दैट इज़ पानीपत सेकेंड नहीं, सॉरी अभी होगा। ये वापस कॉन्कर करता है, सूरी वंश को हटाता है, एंड ही कॉन्कर्ड। सूरी अब अलग हट गए हैं, छुपे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हुमायूं एक लाइब्रेरी जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, शेर मंडल नाम था उसका, तो उसकी सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो हुमायूं जब मर जाता है तो कुछ दिन तक उसको छुपा के रखा जाता है कि मरा हो रहा है नहीं। उधर अकबर को क्राउन करा दिया जाता है, जबकि अकबर का एक सौतेला भाई ऑलरेडी गवर्नर था अफगानिस्तान साइड में। सो अकबर वॉज क्राउंड, और इस टाइम पर बैरम खान लड़ने जाते हैं। जैसे ही मौका मिलता है सूरी राजवंश अपने सेनापति को बाय द नेम ऑफ हेमू दिल्ली और आगरा जीतने के लिए भेजते हैं, और हेमू दिल्ली और आगरा जीत जाते हैं और अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। ये बहुत सारी बुक्स में नहीं है, ही बिकेम किंग, बहुत सारी बुक्स में नहीं है। सो अटैक करता है अकबर की फोर्सेस, पानीपत के मैदान में वापस से मिलती हैं, जहाँ पर हेमू हार जाता है, मार दिया जाता है। और इस जगह को, इस लड़ाई को पहले बैटल ऑफ काला आम भी बोला गया है। हम तो नाम जगह का लेते हैं क्योंकि वहाँ पर एक आम है जो काला हो गया था, इतना खून गिरा था। सो व्हाटएवर, यहाँ से रियल मुगल्स शुरू होते हैं। सो 2 टाइम पर मुगल्स आने हैं, फाउंडर बाबर, अकबर। रियल फाउंडर कैन बी कंसिडर्ड एज अकबर। सो अकबर द ग्रेट, इसकी कहानी कर लेंगे, राइट। ये वो टाइम पीरियड है 1526 का, जिस टाइम पर वर्ल्ड में बड़ा बवाल हो रहा है। अब ये मेडिएवल है, कंपेरेबल मेडिएवल है। पुर्तगाल से एक बंदा निकलता है, वास्को दी गामा, जो अफ्रीका के अक्रॉस होता हुआ साउथ अफ्रीका से घूमता हुआ आता है। इंडियन नाविक रहते हैं इसके साथ में, जो रास्ता दिखाते हुए इसको लेकर आते हैं, और कालीकट के पास में ज़ेमोरिन राजा के इलाके के अंदर ये रुकता है। वहाँ पे ऑलरेडी अरब ट्रैवलर्स थे, उनको बड़ी तकलीफ़ होती है, तो ज़ेमोरिन राजा इसकी मदद करता है और उसको सपोर्ट करके वहाँ पे इस्टेब्लिश कराता है। जो इसकी शिप थी उसका नाम था गैब्रियल वास्को द गामा, एंड ही लैंडेड इन द ईयर 1498, जिस टाइम पर नॉर्थ इंडिया के अंदर टर्मोइल चल रहा है। और 1526 के अंदर, अभी मुगल्स नहीं आए, पोर्तुगीज़ पहले आ गए,
पोर्टुगीज़ जैसे ही आते हैं, यहाँ की कंडीशंस देखते हैं। पोर्टुगीज़ वास्को दी गामा के बाद में फिर धीरे धीरे एक गवर्नर आते हैं, गवर्नरशिप चालू होती है, तो दे अप्लाइड अ पॉलिसी। यहाँ अरब ट्रैवलर्स इनको टिकने नहीं देते थे, बोले हमारा माल है, हम भेजेंगे यूरोप, तुम लेके डायरेक्ट यूरोप चले जाओ, हमें क्या मिलेगा। तो धंधे की बात थी, धंधे की बात के अंदर यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, नेवल बैटल्स। सो व्हाट पोर्टुगीज़ डिसाइडेड, अल्मेड़ा आएगा, अल्बकरकी आएगा। सो ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग जितने मेजर पोर्ट्स हैं उन्हें कैप्चर कर लें, आइलैंड्स को कैप्चर कर लें, एंड वी क्रिएट आवर नेवल बेसिस, ताकि पुर्तगाल से हमेशा कॉल तो कर नहीं सकते। सो दिस इज नोन एज द ब्लू सी पॉलिसीज़, जो पोर्तुगीज़ ने अपनाई करी और हर जगह पे कब्जा करा, एक्सेप्ट नॉर्दर्न एरिया के अंदर आई फॉरगॉटन एग्जैक्ट द नेम, रेड सी के एंट्रेंस के ऊपर वो नहीं जीत पाए थे। सो वहाँ पर फिर इन्होंने ट्रीटी व्रीटी कर ली थी, और पूरी अफ्रीका और जितने आइलैंड्स हैं दे ऑल वेंट इन द हैंड्स ऑफ पोर्टुगीज़। अब पोर्टुगीज़ में स्लेवरी वॉज कॉमन, तो कई बार स्लेव्स को छोड़ दिया जाता था, कई बार शिप्स का कैप्टन वगैरह हट जाता था, तो पायरेसी बिकेम कॉमन। साइमल्टेनियसली अमेरिकाज वे डिस्कवर्ड, सो स्पेनियार्ड्स एंड पोर्टुगीज, स्पेनियार्ड्स का फोकस हो गया अमेरिकाज की तरफ, पोर्टुगीज यूज्ड टू कम दिस साइड। स्पेनियार्ड एंड पोर्टुगीज दोनों ने पायरेसी धीरे 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 पनपाना चालू कर दिया, एंड इट बिकेम अ रियल menace. डच फॉलोड बाय ब्रिटिश, फॉलोड बाय फ्रेंच एंड डेन्स भी आए, और स्वीड्स भी आए। स्वीड्स आगे चले गए, मतलब इसलिए उनकी किताबों में नाम नहीं मिलता स्वीडन के लोगों का। सो ये सारे यूरोपियंस धीरे 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 आते हैं और यहाँ इंडिया में फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फैक्ट्री, कि जहाँ पे कारखाना है, वो कामकाज हो रहा है। देयर वाज अ पोस्ट बाय द नेम ऑफ फैक्टर, तो जहाँ उस बंदे को रखा जाता था उस इलाके को कहा जाता था फैक्ट्री। तो ये जो फैक्टर्स थे ये बेसिकली व्यापारी लोग हुआ करते थे, एजेंट्स टाइप के, और कंट्रोल करते थे। तो वहाँ पे जितना सामान आता था उसको रखाने की जगह, उसको सॉर्ट आउट करने की जगह, पैकिंग करने का इलाका, दैट वाज अ फैक्ट्री। तो ये नहीं समझना कि वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी थी इन्होंने। तो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना चालू कर देते हैं। इसी बीच में साउथ इंडिया के अंदर पोर्टुगीज़ धीरे धीरे अलग अलग एरियाज़ में पहुंचते हैं। डच आ चुके हैं। डच जब आते हैं तो वो पोर्टुगीज़ की पॉलिसीज़ को ही अपनाते हैं, बट डच हैड एन एज ओवर पोर्टुगीज़, बिकॉज डच की जो शिप्स हुआ करती थी वो छोटी और फास्टर होती थी। नेवल बैटल्स के अंदर डच पोर्टुगीज़ को ख़त्म कर देते हैं, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट। उसके बाद आते हैं ब्रिटिश डच से लड़ाई लड़ते हैं। ब्रिटिश वेयर मेजर फोर्स बाय द टाइम, और जीत जाते हैं। तो डच को धीरे धीरे ब्रिटिश साइडलाइन कर देते हैं। अब ब्रिटिश जब आते हैं तो इनमें एक बंदा था, अब भेजा जाता है उसको, और लेटर मुगल्स का टाइम आ गया है, जहांगीर का टाइम पीरियड है, वहाँ पर इसको भेजा जाता है कि हाँ भैया आप हमारे लिए परमिशन दे दीजिए कि आपके इलाके के अंदर हम जो हैं वो अपनी फैक्ट्री डाल लें। तो स्टार्टिंग में मना कर दिया जाता है, फिर बाद में फिर से जब दूसरा बंदा आता है तो एट दैट टाइम ही वॉज परमिटेड। सो ये मुगलों के साथ कोइंसाइड होता है। बाद में यह हाल हो जाएगा कि औरंगज़ेब, बॉम्बे पोर्टुगीज़ टेरिटरी हुआ करता था, और पोर्टुगीज़ टेरिटरी वाज गिफ्टेड एज अ डाउरी गिफ्ट टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश राजा ने उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे चला रखा था कि तुम्हारा जाओ किराया वसूल लेना वाला काम था। तो यहाँ पर एक चाइल्ड करके बंदा था, औरंगज़ेब ने उसको हराया था नेवल बैटल्स के अंदर। सो ब्रिटिश और मुगल्स आपस में भिड़ते रहेंगे, एंड फाइनली बहादुर शाह जफ़र के बेटों को, गर्दनों को, कई बेटों की गर्दनों को काट दी जाएंगी, और बहादुर शाह जफ़र विल बी एक्साइल्ड टू बर्मा, रंगून, वेयर एज अ लास्ट मुगल एम्परर। और एम्परर पे मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। द लास्ट मुगल इज सफिशिएंट टू से, द लास्ट मुगल रूलर दैट इज सफिशिएंट टू से, ही डाइड। सो दिस मच हिस्ट्री है, इसको मुगल्स को विल सी टुमारो, एंड कंटेम्प्रेरी मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कल से शुरू करेंगे। यहाँ तक आपका एडवेंट आ जाता है। लेकिन ये वो टाइम पीरियड है जब लेटर मुगल्स हैं, इस टाइम पर इनका साउथ इंडिया इनके हाथ से जा चुका है, लेटर मुगल्स के, और साउथ इंडिया के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच आ चुके हैं। अब ब्रिटिश और फ्रेंच राइवलरी शुरू हो जाएगी। So they will fight 3 wars on Indian soil in the south of India, in the regions of Karnataka. Forces are British and French fighting in India with Indian troops, with Indian resources. That's why these are termed as, on the basis of the place, Karnatic. That is Karnataka में हुई कार्नाटिक लड़ाइयाँ। Okay, so far so good. कुछ यहाँ पर हालांकि पूछा नहीं जाता है, न देखने को मिला है। कुछ बैटल्स हुई हैं जो टिपिकल हुई हैं। यहाँ तक कि उस टाइम पर ऑटोमन एम्पायर तगड़ा एम्पायर हो गया था, और टर्किश फोर्सेज यूज्ड टू कम टू हेल्प इंडियन रूलर्स। एक बार जीत भी गए थे, फिर बाद में लड़ाई नहीं हुई तो टर्किश फोर्सेज यहाँ से चली गई। पेरी रीस करके लोग आए हैं हमारे, जिसमें पेरी रीस भी आया, और उसके पहले एक और रीस आया था। पेरी रीस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। जब तक ऑस्ट्रेलिया नहीं खोजा गया था, जब तक अंटार्कटिका नहीं खोजा गया था, पेरी रीस का एक मैप है उस टाइम पीरियड का, उसके अंदर वो ऑलरेडी है। आधा मैप है लेकिन वो है, अमेरिकाज उसके अंदर है, और अंटार्कटिका उसमें वो वाला अंटार्कटिका है जिसके ऊपर बर्फ़ नहीं है। तो वो नक्शा कहाँ से आया? सो पेरी रीस मैप आज टाइप करना, ऐसा फिनोमिनल मैप
और वो टर्किश बंदा था, वो इंडिया पर अटैक करने, नॉट इंडिया पर अटैक करने, बट बेसिकली बहुत सारी संधि होती थी, इंटरनेशनल वॉरफेयर होता था, इजिप्ट की सेना भी आती थी, अरब की सेना भी आती थी, टर्किश सेनाएं भी आती थी और यहाँ के सुल्तानों के साथ मिलकर लड़ती थी। यहाँ तक कि जैमोरिन के राजा ने भी मदद ली थी, एंड ही ऑल्सो फॉट विद दी ऑनस्लॉट, जो ट्रेडर्स धीरे धीरे करने लग गए थे। ओके, तो इसको हम कल देखते हैं। राइट, एनी क्वेश्चंस? जलालुद्दीन, गुड मॉर्निंग। विभू, विभू बहुत दिन हो गए। समीक्षा, गुड मॉर्निंग। साहिल, रचित, गुड मॉर्निंग। नानू, गुड मॉर्निंग। ओके, एनी क्वेश्चंस? तो तुम लोग है ना 10 लोग हो, नोट लेंगे हैं। कभी अच्छा लगता था, हिस्ट्री की कहानी तुम्हें अच्छी लगती है, बताओ। मुझे तो नींद आने लग गई सोने से। राघवेंद्र, गुड मॉर्निंग। राघवेंद्र यार, होता है, सबके साथ होता है, सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। इतना मत घबराओ, सब ठीक होगा, अपना फोकस रखो। घबराहट होगी, बिल्कुल होगी, हर रोज़ बढ़ती जाएगी घबराहट। कम बाय दी 5-10 तारीख आने दो जुलाई की, तुम्हारी हालत और ख़राब होगी। सो डजेंट मैटर, है ना, फेस इट। ओके देन, सी यू, शाम को मिलते हैं, बाय बाय।